हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 13 की। 12 लेक्चर्स इस चैप्टर के हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं की। फिनॉल की जो बेंजीन वलय होती है उस बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे थे। उन अभिक्रियाओं में मैंने आपको सबसे पहली जो अभिक्रिया पढ़ाई थी वो थी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा यदि करवाया जाता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, ये मैंने आपको बताया था। दूसरी अभिक्रिया थी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में मैंने आपको बताया था कि SO3H समूह का प्रवेश होता है ऑर्थो पर एवं पैरा पर। उसके बाद में तीसरी जो अभिक्रिया थी वो थी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं, एक फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एक फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। उसके बाद में चौथी जो अभिक्रिया थी वो थी ब्रोमीनीकरण। और ब्रोमीनीकरण वाली जो अभिक्रिया थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बनने वाले उत्पाद विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेंगे। यदि विलायक अध्रुवीय लेते हो तब तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होता है, और यदि विलायक के रूप में जल लेते हो यानी ध्रुवीय विलायक लेते हो तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ब्रोमीनीकरण के बाद में अगली जो अभिक्रिया है नंबर 5, उसका नाम है फ्रिस पुनःविन्यास। फ्रिस पुनःविन्यास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है, फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, CH3COCl के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है। इसको एसिटिल क्लोराइड कहते हैं क्योंकि ये एसिटिल समूह होता है और ये क्लोराइड हो गया, तो ये है एसिटिल क्लोराइड। तो फिनॉल जब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिनॉल का H और एसिटिल क्लोराइड का Cl बाहर निकल जाता है, यानी H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये जो एसिटिल समूह है वो फिनॉल के ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन पर COCH3 समूह जोड़ देना है, और ये जो कंपाउंड बना इसको कहा जाता है फेनिल एसीटेट। अब इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये जो एसिटिल समूह है ये यहाँ से निकलता है और एक बार ऑर्थो पे जाके जुड़ता है और एक बार पैरा पर जाकर जुड़ जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं पुनःविन्यास। पुनःविन्यास का मतलब होता है किसी कंपाउंड में से कोई ग्रुप निकला और उसी कंपाउंड में किसी दूसरी जगह जाके जुड़ गया। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पुनःविन्यास कहा जाता है। तो यहाँ से ये COCH3 समूह निकलेगा,
वो एक बार ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो यहां से हम इस समूह को बाहर निकाल लेंगे। तो यहां पे O बच गया। ये जो COCH3 है इसको ऑर्थो पे जोड़ोगे। अब जब ऑर्थो पे जुड़ेगा तो ऑर्थो से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सर ये हाइड्रोजन कहां से आया? तो जब ये ग्रुप यहां से निकला और ऑर्थो पे जाके जुड़ा, तो ऑर्थो पे तब जुड़ेगा जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि वरना तो संयोजकता 5 हो जाएगी कार्बन की। तो यहां पर एक हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, तो वो निकला, वो तो जुड़ गया ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर जो समूह जुड़ा हुआ था वो आगे लग गया ऑर्थो स्थिति पर। प्लस ये जो समूह है एक बार जाके जुड़ेगा पैरा पर, तो आप इसको एक बार पैरा पे जोड़ोगे इसी प्रकार से। और इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सर एसिटोफिनोन शब्द कैसे आया? तो देखो, अगर ये ग्रुप नहीं हो तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसे एसिटोफिनोन कहते हैं। यानी बेंजीन पर जब COCH3 लगा होता है तो उस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन की ऑर्थो स्थिति पर OH लगा हुआ है तो नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन की पैरा स्थिति पर OH लगा हुआ है तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। कभी कभी इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर का रोल भी पूछ लिया जाता है। ताप का प्रभाव, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि फ्रिस पुनः विन्यास में तापमान का प्रभाव समझाइए। तो आपको पहले ये अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी और उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि यदि तापमान 333 केल्विन या उससे कम है, यदि तापमान का मान 333 केल्विन या उससे क्या है, कम है, तो पैरा प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनता है। पैरा उत्पाद मुख्य रूप से बनता है, यानी ज़्यादा मात्रा में पैरा उत्पाद बनता है, यानी पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। और यदि तापमान का मान 433 केल्विन या उससे अधिक है, 433 केल्विन या उससे क्या है, अधिक, तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य रूप से या ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो ये टेम्परेचर का इसका क्या है, रोल है। तो ये फ्रिस पुनः विन्यास है। फ्रिस पुनः विन्यास में पहले फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो फिनॉल का H और एसिटिल क्लोराइड का Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। फेनिल एसीटेट बनता है। फेनिल एसीटेट को गर्म किया जाता है नाइट्रोबेंजीन और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का निर्माण होता है। यदि तापमान का रोल पूछे तो 333 या उससे कम पर पैरा उत्पाद मुख्य रूप से बनता है और 433 या उससे अधिक पर ऑर्थो उत्पाद मुख्य रूप से बनता है। तो इस रिएक्शन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाइट्रीकरण इंपॉर्टेंट है, फ्रीडेल क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनीकरण इंपॉर्टेंट है, और फ्रिस पुनः विन्यास भी क्या है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था फ्रिस पुनः विन्यास। फ्रिस पुनः विन्यास के बाद अगली जो अभिक्रिया है नंबर 6, पांचवी कौन सी होगी, फ्रिस पुनः विन्यास मैंने आपको पढ़ाई। नंबर 6 है जिसका नाम है फॉर्मिलीकरण। नंबर 6 है फॉर्मिलीकरण। फॉर्मिलीकरण का मतलब होता है फॉर्मिल समूह का प्रवेश होना। फॉर्मिल समूह
और फॉर्मिल समूह होता है CHO। फॉर्मिल समूह क्या होता है? CHO। फॉर्मिल समूह का प्रवेश क्या कहलाता है? फॉर्मिलीकरण कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मिलीकरण की। फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में कौन से समूह का प्रवेश होता है? फॉर्मिल समूह का। सर फॉर्मिल समूह क्या होता है? CHO समूह क्या कहलाता है? फॉर्मिलीकरण। और फॉर्मिलीकरण करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। नंबर 1 है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नंबर बी है राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया। और नंबर 3 है डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, लिखिए। राइमर-टीमान अभिक्रिया क्या होती है, लिखिए। और डफ अभिक्रिया क्या होती है, लिखिए। अगर इन तीनों अभिक्रियाओं में मैं सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की बात करूं तो वो राइमर-टीमान अभिक्रिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उससे कुछ कम इंपॉर्टेंट है गाटरमान अभिक्रिया। और इन तीनों में सबसे कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डफ अभिक्रिया। लेकिन कई बार डफ अभिक्रिया भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गाटरमान अभिक्रिया की। तो नंबर ए है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में हम फिनॉल की अभिक्रिया ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया HCN प्लस HCl के साथ करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। फिनॉल की अभिक्रिया HCN प्लस HCl के साथ करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो इसको नीचे हम लिख करके शो करेंगे कि HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड ये रिएक्शन करता है सबसे पहले किसके साथ? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो आपको पता है कि HCl में H पर प्लस होता है और Cl पर क्या होता है? माइनस। और नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर। तो ये H प्लस जो है वो नाइट्रोजन पर जाकर जुड़ जाता है। तो जैसे ही नाइट्रोजन पर जुड़ेगा तो HC ट्रिपल बॉन्ड NH इस पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सर नाइट्रोजन पर प्लस क्यों आया? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। अब जैसे ही इस पे प्लस आएगा तो ये इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो बनेगा HC डबल बॉन्ड NH इस पे आ गया प्लस। और ये जो प्लस आया ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा, यानी E प्लस की तरह कार्य करेगा और ये जाके जुड़ेगा इसकी पैरा स्थिति पर, फिनॉल की पैरा स्थिति पर। तो बनेगा OHC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर क्या है? H। तो इसको हमने इस फिनॉल की पैरा स्थिति पर जोड़ दिया। आप अगर ये याद नहीं रख सकते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे और ये जो कंपाउंड बना इसे एल्डिमीन कहते हैं। इसका क्या नाम है? एल्डिमीन। और एल्डिमीन का करवाएंगे जल अपघटन। एल्डिमीन का क्या करवाएंगे? जल अपघटन H3O प्लस के द्वारा, या फिर हम लिख सकते हैं H प्लस ऑब्लिक H2O के द्वारा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और जल से ऑक्सीजन आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो आप देखिएगा क्या बनेगा? ये फिनॉल
की पैरा स्थिति पर ये जो कार्बन है इस पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और H है ही, और यहाँ से NH निकल जाएगा अमोनिया के रूप में। किस रूप में निकल जाएगा? अमोनिया के रूप में। तो आप देख रहे हैं ये CHO समूह जुड़ गया फिनॉल की पैरा स्थिति पर, और इस अभिक्रिया का क्या नाम है? गाटरमान अभिक्रिया। क्या किया जाता है गाटरमान अभिक्रिया में? एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं। गाटरमान अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया HCN प्लस HCl के साथ करवाते हैं। तो आप अगर इसे डायरेक्ट याद रखना चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन को किस प्रकार याद करें। यहाँ पे लिखा HCN प्लस HCl, यहाँ पे लिखा निर्जल ZnCl2। तो पहले आपको यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH जोड़ना है, CH डबल बॉन्ड NH। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप रिएक्शन को घर पर कितनी ज़्यादा बार याद करते हो। और इसका आपको क्या करवाना है? जल अपघटन। तो यहाँ पे आप लिख देना H3O+, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना, तो CHO जुड़ जाएगा। CH तो है ही, ऑक्सीजन जुड़ते ही क्या हो जाएगा? CHO। तो ये बन गया अपना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ये नहीं हो तो इसे बेंजेल्डिहाइड कहते हैं, और इसकी पैरा स्थिति पर OH लगा हुआ है, इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया की, जिसका नाम है राइमर टिमान अभिक्रिया। तो अभिक्रिया नंबर 2 फॉर्मुलीकरण में, यह फॉर्मुलीकरण ही हुआ है, CHO समूह का प्रवेश हो गया। कौन सी स्थिति पर करना है? पैरा पर। राइमर टिमान अभिक्रिया में CHO समूह का ऑर्थो स्थिति पर प्रवेश होता है, ये आपको याद रखना पड़ता है। तो राइमर टिमान अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं, और KOH के 3 अणु लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH। तो डायरेक्टली याद रखना है कि फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह का प्रवेश करवा दोगे। तो ये फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह का क्या हो गया? प्रवेश। तो देखो यहाँ पर कितने K हैं? 3 Cl, तो 3 KCl बाहर निकाल दोगे, प्लस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 3 है कि नहीं है? तो 3 हाइड्रोजन है, और एक ये रहा, कितने हो गए? 4। एक हाइड्रोजन तो ये CH, और यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया, वो तो यहाँ जुड़ गया CHO की फॉर्म में। अब बताओ कितने Cl है यहाँ पर? 3। तो 3 KCl ले लिए, 3 KCl को मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितने बचे? हाइड्रोजन बचे 3, तो ये रहे, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला भी होगा ना, क्योंकि जब CHO इसके ऊपर जुड़ा होगा तो एक हाइड्रोजन हटा होगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए अपने पास? 4। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 कैसे हुए भाई? 3 तो ये रहे, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा होगा, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। चलो ऑक्सीजन कितनी है अपने पास? ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 3 में से इसके पास कितनी आई? 1। कितनी ऑक्सीजन बच गई? 2। और कुछ बचा गया? नहीं। 3 Cl, 3 KCl बाहर निकल गया, CH, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन इसमें से CHO के रूप में यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे 2 ही बची, और 4 H बचे, और 4 H और 2 O का मतलब H2O। इसमें से 2 H ले लो, 1 O ले लो, H2O, फिर 2 H ले लो और 1 O ले लो, H2O। तो कितने H2O बाहर निकल गए? 2। तो 2 जल के अणु क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर टिमान अभिक्रिया, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। तो CHO समूह को
फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर जोड़ा गया है। आपकी बुक में यहाँ पर 3 जल के अणु लिखे हुए हैं, वो गलत है। तो आपको यहाँ पर कितने करने हैं, 2 जल के अणु, ठीक है। 3 निकल ही नहीं सकते। आप ही सोचो कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, 4। भाई ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ गया ना, CHO की फॉर्म में आ गया, तो 4 हाइड्रोजन का मतलब कितने जल के अणु निकलेंगे, 2। किताब में गलत दे रखा है, उसको सही कर लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है डफ अभिक्रिया। C है डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ बोरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। 1 नंबर पे पहले इसके साथ अभिक्रिया करवानी है। आपकी बुक में 2 स्टेप में रिएक्शन दे रखी है, तो सरलता की दृष्टि से आप इसको 1 स्टेप में याद करके रखोगे। 1 नंबर पे क्रिया करवाई हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल के साथ, और फिर इसका किया जाता है जल अपघटन। फिर इसका क्या किया जाता है, जल अपघटन। तो ऑर्थो स्थिति पर CHO जाके जुड़ जाता है, ऑर्थो स्थिति पर CHO जुड़ गया, और ये भी क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। और इसके साथ ही फॉर्मलीकरण की जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। डफ रिएक्शन को आप डायरेक्टली याद करोगे, 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में आप इसको याद रखोगे। तो फॉर्मलीकरण का मतलब होता है CHO समूह का प्रवेश करवाना, और CHO समूह के प्रवेश करवाने के कितने तरीके, 3। पहला तरीका गाटरमान अभिक्रिया, दूसरा रायमर्टिमान अभिक्रिया, और तीसरा डफ अभिक्रिया। फॉर्मलीकरण के बाद में अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण में हम COOH समूह का प्रवेश करवाते हैं। कौन से समूह का प्रवेश करवाते हैं, COH समूह का। और COH समूह का प्रवेश करवाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रायमर्टिमान अभिक्रिया। अभी रायमर्टिमान हमने पढ़ी थी, उसमें क्लोरोफॉर्म काम में लिया था। तो क्लोरोफॉर्म काम में लेते हो तब तो CHO समूह का प्रवेश होता है, और इस वाली रायमर्टिमान अभिक्रिया में हम CCl4 काम में लेंगे, तो COOH समूह का क्या होगा, प्रवेश। और जो दूसरी अभिक्रिया है वो है कॉल्वे अभिक्रिया, या इसे हम कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया भी कहते हैं, कॉल्वे सिमिट अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम रायमर्टिमान अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया फिनॉल, और यहाँ पे हमने लिख दिया CCl4 प्लस 4KOH। जब हम CHCl3 लिखते हैं तो हमें 3 KOH के अणु काम में लेने हैं, और जब हम CCl4 लेते हैं तो हमें 4 KOH के अणु काम में लेने हैं। तो 4K और 4Cl, 4KCl निकल जाएगा, प्लस ये कार्बन COH के रूप में इस फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें प्रवेश किसका करवाना है, COH का। तो COH समूह जुड़ेगा, COOH, और इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और उसे हमने क्या कहा था, सैलिसिल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक अम्ल बन गया, 4KCl निकल गए। अब बात आती है कि जल के अणु कितने निकलेंगे। तो देखो, एक कार्बन, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, 4। कितनी ऑक्सीजन थी, 4 है कि नहीं है, 4KOH। तो 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन तो हमने ले ली, तो कितनी ऑक्सीजन बची हमारे पास, 2 ऑक्सीजन बची। हाइड्रोजन कितने बचे, कितने हाइड्रोजन थे, 4 में से 1 तो इसके जुड़ गया, कितने बचे, 3। एक यहाँ से निकला भी ना, तो वापिस से कितने हो गए, 4।
तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और कुछ बचा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 4K और 4Cl तो 4KCl के रूप में बाहर निकल गए। कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर 1 हाइड्रोजन लेके COH के रूप में इसके जुड़ गया। तो अब अपने पास 4 हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन, और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन का मतलब होता है कितने जल के अणु? 2 जल के अणु। तो देख लो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन का नाम क्या है? राइमर-टिमान अभिक्रिया। यदि यहाँ पे CH-Cl3 दे रखा हो तब तो CHO जोड़ना है, और CCl4 दे रखा हो तो COH। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइमर-टिमान अभिक्रिया लिखी है तब तो आपको इसे भी लिख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर आपको तीर का निशान खींच के यहाँ पे लिख के दे दे तो आपको पहली बात तो पहचान में आनी चाहिए कि राइमर-टिमान अभिक्रिया है। तो CH-Cl3 प्लस KOH दे तब तो CHO जोड़ोगे, और CCl4 प्लस KOH दे तो आपको COH समूह जोड़ना है। तो ये अभिक्रिया थी राइमर-टिमान अभिक्रिया। इसके बाद में बोर्ड पे आप देख पा रहे हो दूसरी जो अभिक्रिया है उसका नाम है कॉल्बे अभिक्रिया या कॉल्बे सिमिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? पहले फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ करवाते हैं। फिनॉल की क्रिया किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ। तो फिनॉल का H और NaOH का OH बाहर निकल जाता है जल के अणु के रूप में, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल प्लस NaOH इज इक्वल टू सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। तो क्या होता है? ये Na यहाँ से निकलता है और CO2 के साथ जुड़कर CONA की फॉर्म में यहाँ लग जाता है और तो स्थिति पर। ये O तो चेंज हो जाएगा OH में, क्योंकि यहाँ से जो H निकलेगा वो ऑक्सीजन पर जाके जुड़ गया। यहाँ से जो Na निकला वो CO2 के साथ जुड़कर COONA की फॉर्म में यहाँ जुड़ जाएगा, और फिर इसका हम करवा देंगे जल अपघटन। और जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पे H लग जाएगा और Na बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा अपना सैलिसिलिक अम्ल। तो ये फिनॉल हो गया और ये क्या हो गया? सैलिसिलिक अम्ल। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉल्बे सिमिट या कॉल्बे अभिक्रिया। इसके बाद में अभिक्रिया नंबर 8 है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इजी सी रिएक्शन है। फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। तो फिनॉल के जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ता है, एक इस पे जुड़ेगा, एक इस पे जुड़ेगा, एक इस पे जुड़ेगा, एक इस पे जुड़ेगा, एक इस पे जुड़ेगा। तो इस फिनॉल की जो बेंजीन वलय है इसके प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इस प्रकार से हमने फिनॉल की जो अभिक्रियाएं थी उनमें 2 अभिक्रियाएं पढ़ ली। हमने 3 भागों में इसको बांटा था। नंबर 1 फिनॉलिक समूह की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, और तीसरी थी संघनन अभिक्रिया। तो संघनन अभिक्रिया की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज इस क्लास में हमने 2 अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद। कल टेस्ट लेंगे आपका, तो आप यहाँ तक पढ़ के आओगे इस चैप्टर को।